हम लोगों ने कल बात करी थी कि इंडिया और एशिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी की वेल्थ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। पिछले एक साल में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करी, ठीक है। लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ अडानी ग्रुप पे जो उनका डेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है या नहीं है, क्वेश्चन ये था। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे हैंडल करते। अनिल अंबानी की कंपनियों में डेट बहुत ज़्यादा था एक समय में, और मुकेश अंबानी ने भी डेट लिया, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली अभी कोविड में ये उन्होंने टारगेट रखा था कि हम अपनी कंपनी को रिलायंस जियो को और रिलायंस इंडस्ट्री को डेट फ्री कर देंगे। तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हमें डेट फ्री चलाना है कंपनी को। उन्होंने क्या किया, अपने स्टेक बेच के जियो में स्टेक बेचा और अलग अलग चीज़ों में स्टेक बेचा। इवन वो सऊदी अरामको को अपना रिलायंस इंडस्ट्री का भी स्टेक बेच रहे थे ताकि उनका जो डेट है वो कम हो जाए। मैनेजेबल करना चाहते थे, अपने डेट को कम करना चाहते थे। लेकिन अनिल अंबानी ने सोचा कि हम जितना ज़्यादा लिवरेज, देखिए इसमें एक टर्म आता है, इसको कहते हैं हम लोग लिवरेज, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लिवरेज का मतलब ये होता है कि जब आपको तेज़ी से ग्रोथ करनी होती है तो हम लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लिवरेज फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में क्या होता है, जब किसी भारी पत्थर को उठाना होता है तो हम एक बड़ा सा रॉड लगाते हैं, उसके नीचे जैक जिसको कहते हैं, और ताकत लगाते हैं तो वो उड़ जाता है ऊपर। जैसे बहुत भारी दरवाज़ा है तो उसका जो हिंज है, जो हैंडल है, वो उसके रोटेशन एक्सिस से दूर लगाया जाता है ताकि हमें लिवरेज मिले, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। R डिस्टेंस होती है, F फोर्स होता है। तो R जितना ज़्यादा होगा F उतना कम लगेगा। तो इसी तरह से बिजनेस में भी लिवरेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को तेज़ी से बिलियनर बनना है, तो अगर वो थोड़ा थोड़ा अपना कमाएगा, उसको इन्वेस्ट करेगा, तो वेल्थ क्रिएट करने में टाइम लगेगा। SIP एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कल हम लोगों ने समझा था कि SIP के थ्रू हम लोग वेल्थ क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें आ रहा था कि 20 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल लगेंगे, तब आप करोड़ या उसके ऊपर की संपत्ति इकट्ठा कर पाएंगे 1000-2000 रुपये इन्वेस्ट करके। लेकिन कोई तेज़ी से अमीर बनना चाहता है, बहुत तेज़ी से अमीर बनना चाहता है, तो उसको लिवरेज करना पड़ेगा। लिवरेज कैसे कर सकते हैं? हर एक इंसान के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मनी है। टाइम हम क्या कहीं से बोरो कर सकते हैं, किसी को पैसा दे गए, लेकिन हम टाइम खरीद सकते हैं दूसरे का। जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, वो अपना टाइम लिवरेज कर रहा होता है। अकेले वो सारा काम नहीं कर सकता। एक होता है सोलोप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योर। तो जो बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, जैसे स्टीव जॉब कोई टेक्नोक्रेट नहीं थे, प्रोग्रामर, कोडिंग उनको नहीं आती थी, प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं आती थी, लेकिन वो एक अच्छे मार्केटर थे, एक अच्छे मैनेजर थे। तो उन्होंने क्या किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया और एप्पल जैसी कंपनी खड़ी कर दी। बिल गेट क्या थे, वो कोडिंग प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर लेते थे, उन्होंने खुद ही कोडिंग प्रोग्रामिंग करी, लेकिन बाद में उन्होंने टीम भी बनाई। तो अगर बिल गेट्स अकेले ही काम करते रहते हैं, जैसे बचपन में अकेले काम करते थे, उन्होंने एक पार्टनर रखा था, वो दोनों लोग काम करते थे, अगर पूरी ज़िंदगी अकेले करते रहते तो क्या माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कभी बन पाती? सपना ही नहीं हो सकता था पूरा। तो उन्होंने क्या किया, टाइम लिवरेज, यानी दूसरे को पैसे देकर टाइम खरीद लिया उसका। और इसलिए एक कहावत भी है कि अगर आपने अपने खुद सपने नहीं देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट, सिंसियर एफर्ट, ऑनेस्ट एफर्ट या एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं किया, तो कोई दूसरा आपको अपने सपने पूरा करने के लिए अपना नौकर बना लेगा। और हम लोग कर ही यही रहे हैं। कितने लोगों के अंदर इतना करेज होता है कि वो खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करे या बिजनेस स्टार्ट करे? ज़्यादातर मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं, तो वो किस लिए ज्वाइन करते हैं कोर्स को? बीटेक, MBA, MCA, MTech, ये सारे कोर्स लोग क्यों करते हैं? नौकरी मिल जाए, नौकर बनना चाहते हैं वो। और बचपन से ये हमें सिखाया जाता है घर में ही। बनिया लोग थोड़ा सा एक्सेप्शन होते हैं इसमें, उनके यहाँ थोड़ा बिजनेस माइंड सिखाया जाता है, लेकिन स्पेशली ब्राह्मणों के यहाँ तो बहुत होता है, बचपन से ही नौकरी करनी है, तुझे नौकरी करनी है। नौकर बनाने के लिए मम्मी पापा इनकरेज करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है। तो इसी वजह से जनरली देखा होगा, ये मुझे हटाना पड़ेगा इस रिकॉर्डिंग से, कि ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होती है, वो पावरफुल होते हैं, वो राज करते हैं, लेकिन वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे आज़ादी के समय से लेकर अभी तक मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ठीक है, ज़्यादातर सब ब्राह्मण थे, ठीक है। लेकिन
वेल्थ नहीं क्रिएट की। लाल बहादुर शास्त्री जब मरे तो पता चला उनकी वाइफ कह रही है कि इनकी तो कार जो है, एक कार उनका असेट जो कि लायबिलिटी होता है, वो भी लोन पे चल रही है। 2-3 जोड़ी कपड़े होते थे उनके पास मात्र। चलो ये तो खैर मतलब, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हमें नौकरी वाली माइंडसेट बताया जाता है कि नौकरी करनी है। ये जो कोर्स है स्टॉक मार्केट का, ये आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आगे। और एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से हम लोग अभी कंपनी के डेट के बारे में बात कर रहे थे, इसका भी आंसर आपको और अच्छे से मिलेगा आगे चल के जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसी तरह से देश में भी होता है डेट टू जीडीपी रेशियो। श्रीलंका के बैंकरप्ट होने का क्या रीज़न है? उसका डेट टू जीडीपी रेशियो बिगड़ गया। कोई ये बता सकता है कि इंडिया में डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? मतलब हमने कितना डेट ले रखा है और कितना जीडीपी का साइज़ है। गूगल करो ज़रा। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो अभी भी 1 के नीचे है। मतलब हमारे जीडीपी का जितना साइज़ है, ध्यान से सुनिएगा बात, अभी मोबाइल रख दीजिए आप लोग, एक जन को करने दो बस, मुझे पता है कितना है, बस कंफर्म कर रहा हूँ। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 1 से कम है। यानी कि अगर इंडिया का टोटल जीडीपी का साइज़ लेट अस अज्यूम 3 ट्रिलियन है, तो इंडिया का जीडीपी उससे कम है, सॉरी डेट, कर्ज जो हमने ले रखा है उससे कम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो 200-300 टाइम्स है। जीडीपी का 200-300 गुना ज़्यादा उन्होंने कर्ज ले रखा है। और ये काफ़ी सारे बड़े बड़े देश, सक्सेसफुल देश भी हैं इसमें से, जैसे चाइना और अमेरिका भी आता है उसमें से। चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके जीडीपी से कई गुना ज़्यादा उसने कर्ज ले रखा है, क्योंकि वो लिवरेज कर रहा है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहता है। 89 मतलब कि 100% नहीं पहुँचा अभी। ठीक है, मतलब 100 रुपये अगर हमारे पास है तो हमने 90 रुपये का कर, लेकिन ये भी अब खतरनाक लेवल पे पहुंच रहा है। कायदे से 50 रुपये होना चाहिए बस, 50%। 100 रुपये अगर मेरे पास है तो मैं 50 रुपये का ही कर्ज लूँ, वही बढ़िया है इंडिया के लिए। इंडिया जितना कम डेट लेगा उतना अच्छा है। हर एक इंडिविजुअल के पास लगभग 35,000 रुपये का कर्ज है। अगर हम इंडिया के टोटल कर्ज को सारे इंडिविजुअल्स पे डिवाइड कर दें, यानी कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दें, तो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर लगभग 35,000 रुपये का कर्ज आएगा। तो अगर सब लोग 35,000 रुपये जमा कर दें तो इंडिया डेट फ्री हो जाएगा। चाइना का भी ऐसा ही होगा। अमेरिका का देखो 132, अमेरिका का 100 से ज़्यादा है। ठीक है, चाइना ने यानी कि काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। चाइना का 100% से ज़्यादा था आज से 4-5 साल पहले जब मैंने देखा था। अभी वो 100, यानी इंडिया से भी बेहतर पोजीशन पे आ गए। ये पता नहीं कैसे किया उन्होंने, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे हुआ है, इसका मैं एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, चाइना का ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। चलो हम लोग वापस आते हैं अपने कोर्स पे। ठीक है, और एक काम आप लोग और करो, डेली मार्केट एनालिसिस करना शुरू करो। स्टॉक मार्केट का दिन में क्या ट्रेंड रहा, क्या ओपन हुई, क्या क्लोज हुई। सबसे पहले मैं आपको मार्केट ही दिखा देता हूँ। आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले मार्केट के देखने के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स हैं, आप नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ से आप देखेंगे। पहला आता है आपका NSE की वेबसाइट, जिसको कहते हैं NSEindia.com। NSEindia.com ये NSE की वेबसाइट है। इसी से जाके आपको NISM के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसी वेबसाइट से आपको देखो NCFM NISM के लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी इसी से करना है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करेंगे, इसमें यहाँ पे आपको मार्केट का परफॉर्मेंस दिखाई देगा, उस दिन कैसी मार्केट चल रही है। इस समय निफ्टी चल रहा है 49 पॉइंट डाउन है, माइनस में। रेड डाउन एरो क्या बता रहा है कि आपका मार्केट जो है वो 50 पॉइंट घटा हुआ है। 50 पॉइंट घटा हुआ है, किससे 50 पॉइंट घटा हुआ है? कल की क्लोजिंग से 50 पॉइंट घटा हुआ है, यानी कि कल जहाँ पे बंद हुआ था वहाँ से 50 पॉइंट नीचे है। फिर इसके बाद आ रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50। ये क्या चीज़ है? नहीं, टॉप 50 तो निफ्टी 50 होता है। यानी कि जो इंडिया का जो इसको ये जो निफ्टी है, इसको हम लोग इंडियन इकॉनमी का बैरोमीटर भी कहते हैं। इंडियन इकॉनमी का बैरोमीटर क्यों कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये सिविल सर्विसेज तक में पूछा जाता है। वाई वी कॉल्ड निफ्टी एंड सेंसेक्स इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इज कंसीडर एज अ बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकॉनमी। तो ये क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके आइएगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स को इंडियन इकॉनमी का स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर क्यों कहते हैं।
कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन। हाँ, ये मैंने इन लोगों की क्लास में एक बार मैं ले रहा था तो मैंने आंसर दिया था। और कोई था इसमें उस समय क्लास में? आप भी थी। बैक बेंचर सुनते नहीं ज़्यादा, कोई एक्सेप्शन होते। आप बताइए बेटा, अच्छा आंसर बताइए, बाकी सारे लोग रिसर्च करके आएंगे। याद है कुछ? और मैंने उस लेक्चर को अपलोड भी कर दिया है, अगर लेक्चर आपने वो वाला सुना होगा, उसका आंसर मैंने दिया था उस लेक्चर में। आप लोग चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको करके आइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कि हम लोग सेंसेक्स और निफ्टी को इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर क्यों कहते हैं, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कहीं गलत तो नहीं है ऐसा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है। पता है इंडिया में लाखों कंपनियां हैं। पहले बता दो, पिक्चर कोई देखने जा रहा हो और उसको सब बता दो पहले से स्टोरी, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। हाँ आप लोग ने वो वाली मूवी देखी पृथ्वीराज? कितने लोगों ने देखी? बहुत बढ़िया है, ऑसम मूवी है, ज़रूर देखना, मस्ट वॉच है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चले। ऐसी मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, जैसे कि पानीपत, पद्मावत, ये सब मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। पृथ्वीराज कॉमन है, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कहाँ पे हमने गलती करी, वो गलती हमें फ्यूचर में नहीं करनी है, अपनी लाइफ में या आने वाले समय में। तो निफ्टी 50 जो है वो हिंदुस्तान की 50 टॉप, ध्यान से देखिए बेटा, निफ्टी 50 हिंदुस्तान की 50 टॉप कंपनियों का इंडेक्स है, कलेक्शन है। जो सबसे बेस्ट 50 कंपनियां होती हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं। नेक्स्ट 50 उसके बाद की 50 कंपनियां हैं, यानी कि नेक्स्ट 50 और 50 को मिला दें तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 100 हो जाएंगी। और ये CNX 100 के नाम से एक अलग इंडेक्स बनता है, तो इन दोनों को मिला के एक और इंडेक्स बनाया गया, इसको कहते हैं CNX टॉप 100, वो भी आएगा। ठीक है, अभी जो सामने दिख रहा है उतना ही नोट करो। तो निफ्टी 50 पर टॉप 50 कंपनियां नोट करते चलिएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 अगली 50 कंपनियां, यानी 51 से लेके 100 तक। ठीक है, फिर उसके बाद निफ्टी मिड कैप, सेबी ने अभी थोड़े समय पहले कैटेगराइजेशन किया है। पहले क्या होता था कि जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक माइक्रो कैप भी होता है, जिसको जो है कई सारे स्टॉक मार्केट के जो गुरु लोग हैं उनको भंगार कैप कहते हैं। भंगार वर्ड जो है ये महाराष्ट्र का वर्ड है, तो भंगार मतलब कबाड़। ठीक है, तो वो बहुत छोटी कंपनियां हैं तो कभी भी साफ़ हो जाती हैं, तो उनको माइक्रो कैप को भंगार कैप भी लोग कहते हैं कभी कभी। लेकिन उसमें कभी कभी बहुत जेम्स निकल आते हैं, कभी कभी आप कचरा सर्च कर रहे हो उसमें बड़ी वैल्यूबल चीज़ मिल जाती है। तो माइक्रो कैप बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, आप लोगों के लिए नहीं है, जनरल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। जो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं वो लोग उसमें वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हम लोग को मैक्स टू मैक्स जाना है तो स्मॉल कैप तक जाना है, स्मॉल कैप के नीचे नहीं जाना है। ठीक है, ये वहाँ पे बिल्कुल आपको स्ट्रिक्ट बैरियर लगाना है, उसके नीचे जाना ही नहीं है। यानी कि सिर्फ टॉप 500 कंपनी कंसीडर करनी है। इंडिया की 500 कंपनियों में ही हमें निवेश करना है, उसी का रिसर्च करनी है, उसके ऊपर जाना नहीं है। और शुरुआत करने के लिए टॉप 50 कंपनियां या टॉप 25 कंपनियां बहुत हैं। आपका एक आइडियल पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो इसमें सिर्फ 25 कंपनियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एनी हाउ। और अच्छा पोर्टफोलियो 10 कंपनियों का, लेकिन 10 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट वही 10 कंपनी आइडेंटिफाई करें तो मैक्स टू मैक्स 25 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। मैं क्या करता हूँ, टेस्ट करने के लिए बहुत सारे फंड्स और बहुत सारी कंपनियों को खरीदता रहता हूँ। वो इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा काम ही यही है, मुझे सबको ओपिनियन देनी है। तो जैसे पहले क्या होता था कि जानवरों के ऊपर प्रयोग किए जाते थे, मेढक काटा, खरगोश काटा, ठीक है, किसी का चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर जब दवाई सक्सेसफुल रही तब इंसान को देते हैं। तो हम कभी किसी दूसरे के ऊपर प्रयोग नहीं करते, अपना पैसा लगाते हैं, अपने ही ऊपर टेस्टिंग करते हैं, प्रॉफिट होता है तो दूसरे को रेकमेंड करते हैं। ये नहीं कहते किसी को मेढक बना दें, ठीक है, कि उसका पैसा हम टेस्ट कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है इसमें लगवा के। तो अपना पैसा खुद लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, जब अच्छा रिजल्ट आता है ट्रैक करते हैं, उसके बाद दूसरे को रेकमेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी बिज़नेस में अंत समय तक रहना है, तो अगर हम उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, उसका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। एक ख़राब इंसान ना अगर एक का एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो वो पूरी मार्केट ख़राब कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी किसी बिजनेसमैन को या जैसे कोई दुकानदार होता है, सोचता है कि एक आदमी को ख़राब माल दे दिया
सड़ा ब्रेड दे दी या ख़राब कोई एक्सपायरी आइटम दे दिया, सोचा मेरा निकल गया माल, 50-100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो 50-100 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ, वो आपने लाखों का नुकसान कर लिया। क्योंकि मेरे घर के बगल में एक दुकान है, वो ऐसे ही गड़बड़ करता था, अब उसकी दुकान पे कोई नहीं जाता, मक्खी मार रहा है, टूट गई है दुकान, कोई ख़रीद नहीं रहा है, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, बूढ़ा हो गया है वो, अब वो मुझे नहीं लगता कि उसका दिन का रोटी भी निकल रहा है उस दुकान से। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट ख़राब कर लिया, और दूसरी दुकान है वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं दोनों लोग, तो इसलिए ये जब बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो सेबी ने जो रिसेंट कैटेगराइजेशन किया है उसमें क्या किया है कि पहले लार्ज कैप कंपनियों को हम लोग ऐसे करते थे कि कंपनीज हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 50,000 करोड़ इज नोन एज लार्ज कैप स्टॉक्स या लार्ज कैप कंपनीज। 10 to 50,000 करोड़ मिड कैप स्टॉक्स, लेस देन 10,000 करोड़ स्मॉल कैप स्टॉक्स। लेकिन अब ये नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि रोज मार्केट इतना फ्लक्चुएट करती है कि 50 करोड़ वाली कंपनी 25 करोड़ पे आ गई, 50% स्टॉक क्रैश कर गया, 10% 20% क्रैश कर गया, तो पता चला कल वो मिड कैप में था, आज लार्ज हो गया, कल लार्ज में था, आज मिड में आ गया, कल मिड में था, आज स्मॉल हो गया। बड़ी मुश्किल है। तो म्यूचुअल फंड वाले कैसे वो बनाएंगे? उनको मान लो मिड कैप फंड चलाना है तो कैसे बनाएंगे मिड कैप फंड? रोज ही चेंज हो रहा है, तो क्या रोज कंपनी खरीदे बेचेंगे? बड़ा मुश्किल काम था। तो सेबी ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, आसान कर देते हैं, थोड़ा आसान। अभी भी इसमें प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा आसान कर दिया उन्होंने। क्या किया ये नोट करिएगा, टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप स्टॉक्स, टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप स्टॉक्स, 101 से लेके 150 तक, यानी नेक्स्ट 150 कंपनीज, 101 to 150 यानी नेक्स्ट 150 कंपनी। ये क्या है? मिड कैप स्टॉक्स। और टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 250 हो गई। ठीक है, तो 251 से लेके 500 तक स्मॉल कैप कंपनियां, स्मॉल कैप स्टॉक्स, यानी कि अगली 250 कंपनी। यानी लार्ज कैप स्टॉक्स कितने हैं कंट्री में? मिड कैप स्टॉक कितने हैं इंडिया में? 150, 150। स्मॉल कैप स्टॉक्स कितने हैं? वैसे तो लॉजिकली 251 से लेके जितने भी हैं सब स्मॉल कैप ही हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा और आसान कर देते हैं, 500 के नीचे नहीं जाते हैं। ठीक है, कीप इट सिंपल, 500 के नीचे नहीं जाते हैं। 251 से लेके 500 तक स्मॉल कैप मानते हैं, लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग 251 से लेके जितनी भी हैं सब स्मॉल कैप। ठीक है, फिर हम 500 के नीचे जो होती है फिर हम उसको माइक्रो कैप मानने लगते हैं। ठीक है, वो बहुत छोटी कंपनियाँ होंगी, 100 करोड़ 50 करोड़ की मार्केट कैप होगी। अब 100 करोड़ 50 करोड़ तो एक ही आदमी खरीद लेगा, ऐसे ऐसे अमीर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कैटेगराइजेशन समझ में आया? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आएगा। कोई कहता है लार्ज कैप फंड लेना है, लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना है, कोई कहता है मिड कैप स्टॉक्स खरीदने हैं, मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना है। सबने एक सेपरेट नोटबुक बना ली है कि नहीं बना ली है? रफ ऑफ कॉपी मत लेके आना। ठीक है, मैं कल वापस कर दूंगा आपको। ये बेटा सही करो उसको, एक अच्छे सफ़ेद पन्ने की कॉपी बनाओ, एक प्रॉपर नोटबुक बना लीजिएगा, वो आपको 100 साल की एज तक काम आएगा अगर आप जिंदा रहे तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग शतायु हों एंड सेंचुरी मारे। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, हमारी एवरेज लाइफ बढ़ रही है। ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि पुराने समय में लोग ज़्यादा लंबी आयु जीते थे, वो डेटा को सेटिस्फाई नहीं करता है। जब 1901 में हमारे यहाँ हमारे देश की जो इंडिविजुअल की एवरेज लाइफ होती थी वो 19 साल होती थी मात्र, और अभी कितनी हो गई है? 68, 69 ईयर्स हो गई है। 19 साल 1901 में। क्यों? उस समय पूरा देश कितने छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, अंग्रेज़ों का अत्याचार था, वो हमारा खाना छीन लेते थे, अनाज छीन लेते थे, फेमाइन्स आते थे, ड्रॉस आते थे, फ्लड्स आती थी, अर्थक्वेक्स आते थे, वॉल्केनो एरप्शन होता था। तो इतने ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स आते थे, उसको कोई वो हेल्प नहीं करते थे। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, बंगाल में लाखों करोड़ लोग मर जाते थे भूख से, कहीं कहीं सूखा पड़ गया, उनको कोई मतलब नहीं है, वो जो बचा हुआ अनाज है वो भी छीन के ले गए। तो इस तरह से करप्शन, कोई पुलिस नहीं थी, डकैत आते थे, मार के लूट लेते थे। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपको मार दिया गया, सारा सामान छीन लिया गया।
मतलब उस समय पहले 4 धाम यात्रा मतलब ये होता था कि मौत के मुंह में जाना। अभी भी डिफ़िकल्ट है बट लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल 99% रिड्यूस हो गया है। पहले अगर कोई 4 धाम यात्रा में सोचता था क्या पता नहीं ये लौट के आएगा कि नहीं आएगा, और आदमी जब बूढ़ा हो जाता था तभी जाता था कि मर गए तो कोई बात नहीं। अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, आप जिंदा वापस आए। तो ये तीनों कैटेगराइजेशन अच्छे से समझ में आया। लार्ज कैप स्टॉक टॉप 100 कंपनीज, मिड कैप स्टॉक नेक्स्ट 150, स्मॉल कैप स्टॉक्स 250 या 251 टू जहाँ तक जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चलिए अब देखिए इसके बगल में लिखा है निफ्टी मिड कैप, तो मिड कैप आप समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और चीज़ है निफ्टी बैंक। चेंज कराने के लिए बोला था यार, इसको मैंने आज बोलता है। ठीक है, चेंज करा देंगे वाला प्रोजेक्टर प्लस रोशनी भी आ रही है। अभी दिखा ये वाला है। निफ्टी का रेट क्या चल रहा है 16,300 चल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 चल रहा है 37,600। अब ये बताइए ज़्यादा बड़ा कौन है, ज़्यादा बड़ी कंपनियां किसके पास हैं? निफ्टी 50। ये 37,000 ये 16,000 ऐसा क्यों? हाँ डेफिनेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे तो हम बड़ा छोटा बताते हैं। कंपनियां बड़ी छोटी कैसे होती हैं? बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, मार्केट शेयर, मार्केट पेनिट्रेशन, टर्नओवर। लेकिन हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? जब भी हम लोग पूरे कोर्स में या फ्यूचर में कभी बात करेंगे कि कौन सी कंपनी बड़ी है छोटी है, तो वो कौन से पैरामीटर के बेस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा कंपनी बड़ी छोटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ, जैसे इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको। अब ये कौन सी कंपनी है? आप लोग कहेंगे ये कौन सी है? इन लोगों को पता है, जिनको पता है वो चुप रहे, बाकी लोग क्लास में बताया है। सऊदी अरामको कौन सी कंपनी, कितने लोगों को अच्छा पता है सऊदी अरामको है क्या? कितने लोगों को पता है सऊदी अरामको क्या है? तो जिसको पता है वो बताइए, ध्यान से सुनिएगा। क्या करती है ये? काम क्या करती है? इनके पास कहाँ से आता है? ऑयल ड्रिल करती है, ज़मीन के अंदर से निकालती है। और इसकी ओनरशिप किसके पास है? कौन मालिक है इसका? स्टीव जॉब्स की, बिल गेट्स की, वॉरेन बफेट की, जेफ बेजोस। सऊदी प्रिंस ओन करते हैं इसको। वहाँ के जो सऊदी अरब के जो राजा हैं, वहाँ के जो राजकुमार हैं, अमीर जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि सऊदी के प्रिंस की कंपनी है, सऊदी के राजा की कंपनी है, वो उसको ओन करते हैं। इसीलिए अभी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनका मतलब बहुत रिगार्ड करते हैं कई सारी कंपनी। सऊदी अरामको इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्यों? क्योंकि हाँ, क्रूड ऑयल का रेट एक समय में कोविड के समय घटते घटते $30 पर बैरल हो गया था। केस स्टडी करते हैं हम लोग सऊदी अरामको के बारे में, नेक्स्ट 2 से 3 मिनट करेंगे। बहुत ज़रूरी है जानना आपको कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कौन, क्या करती है और कैसे इतनी बड़ी हो गई। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको है। सऊदी अरामको कैसे इतनी बड़ी हुई? अभी कोविड के समय में क्रूड ऑयल का रेट $30 पर बैरल आ गया था, और ज़मीन से क्रूड ऑयल निकालने का खर्चा सबसे सस्ता पड़ता है गल्फ़ कंट्रीज़ को, क्योंकि वहाँ पे कुआं खोदो, तेल निकाल लो। लेकिन जैसे अमेरिका वगैरह है, ये शेल गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा इनकी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। उसको पर बैरल निकालने का खर्चा $45 पड़ता है। तो अगर $30 का रेट आ गया तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया कि भाई अब निकालने से क्या फ़ायदा, निकालने का खर्चा $40-45 पर बैरल पड़ रहा है और मार्केट में $30 पे क्रूड ऑयल मिल रहा है। इसीलिए अमेरिका में एक बार स्थिति आई थी कि निगेटिव हो गया था क्रूड का प्राइस। वो कहते मुझसे पैसे ले लो, मेरा क्रूड ऑयल भी ले जाओ, क्योंकि उसको रखने की जगह नहीं थी। कहाँ रखेंगे इतना सारा? टैंकर खड़ा हुआ है, उसका खर्चा देना है। भाई आपके पास कोई चीज़ बहुत सारी भर के आ गई, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि किसान एक ट्रॉली में भर के आलू लेके गया मंडी। अब आलू में वहाँ पे उसने पूछा भाई क्या भाव चल रहा है? उसने कहा ₹2। हमारा वहाँ से जो लाद के लेके आए हैं उसका भाड़ा ही पड़ रहा है ₹5 पर केजी, ये कह रहा ₹2 पर केजी लेंगे, प्लस अभी मजदूर को बुला के उतरवाना पड़ेगा, ₹1 ₹2 केजी के हिसाब से वो चार्ज करेगा। तो क्या करता है, वो भाग जाता है छोड़ के सब माल। क्या फ़ायदा है उसको वापस भी लेके जाना? अगर नहीं बिका, मान लो कोई खरीदारी नहीं मिल रहा, अब वो कह रहे इसको वापस भी लेके जाना है, तो वापस लेके जाना मतलब फिर से उसको भरवाए ट्रॉली में, फिर से ट्रांसपोर्टेशन दे, 100 किलोमीटर दूर उसका गांव है,
और उसको फिर लेके जाए, अगली बार फिर लेके आए तो उसको लगता है इसको फेंक दो यहीं पे, तो फेंक के चले जाते हैं। तो वही हुआ क्रूड। अब क्रूड ऑयल तो फेंक भी नहीं सकते, लाखों बैरल क्रूड ऑयल का टैंकर समुद्र में फेंक दोगे तो वहाँ पे पोल्यूशन हो जाएगा, ज़मीन में फेंक नहीं सकते, क्या करेंगे? तो कह रहे भाई मुझसे पैसा ले लो, मेरा क्रूड ऑयल भी ले लो खाली करो इसको, ख़त्म करो, मेरे पास हमें नहीं चाहिए। निगेटिव हो गए थे प्राइस, ऐसा हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस समय डिमांड नहीं थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन में, जब घर में बैठे, ना कोई बाइक चला रहा है ना कार चला रहा है, तो क्या होगा क्रूड ऑयल का? अभी क्या हुआ कि लेकिन अभी वॉर की वजह से क्या हुआ कि रशिया बहुत बड़ा मतलब प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और जब कभी भी लेकिन दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है या कोई वॉर होता है तो उस समय गोल्ड का और क्रूड ऑयल का रेट बहुत बढ़ जाता है। तो वो $30 का बढ़ के 130-120 डॉलर पर बैरल पहुंच गया है। 130 डॉलर से बढ़ के $130 पर बैरल पहुंच गया है। $100 बढ़ गया तो सऊदी अरामको की वेल्थ भी बढ़ गई, उसका स्टॉक प्राइस बढ़ गया, तो वो सबसे वैल्यूबल कंपनी हो गई। इसने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सब पीछे छोड़ दिया। ठीक है, और एक समय था जब क्रूड ऑयल का रेट 80, 90, $100 चलता था, तब वो पहले भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी। मैंने कल आपको एक फैक्ट बताया था कि एप्पल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंडिया की जीडीपी के लगभग बराबर है। अभी एप्पल का शेयर करेक्ट हो गया है, ठीक है, नहीं तो ये 2.75 ट्रिलियन था, तो अभी थोड़ा सा घटा है, तो उसका क्या मार्केट कैप भी घट गया है। तो अप्रॉक्स एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब देखिए ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको, ये सब ऊपर नीचे होती रहती हैं। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे कोई ऊपर हो जाएगा किसी पे कोई ऊपर हो जाएगा। जैसे ये 4 मार्च का डेटा है, आज की तारीख में देखेंगे, अगर आज का डेटा देखेंगे तो कोई दूसरी कंपनी होगी, क्योंकि स्टॉक प्राइस डेली चेंज होता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। अब देखिए एप्पल का अभी रेवेन्यू जो है $378 बिलियन चल रहा है, और 4 तारीख में एप्पल नंबर 1 था, ठीक है, रैंकिंग में। $378 बिलियन का इसका रेवेन्यू है, और नेट इनकम है $100 बिलियन की। यानी कि एप्पल अगर 100 रुपये की चीज़ बेचता है तो लगभग 25 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता है, सारे खर्चे अर्चे हटाने के बाद। फिर सेकंड पोजीशन पे आता है। एक्सचेंज का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE एंड BSE। तो रिलायंस इंडस्ट्री NSE पे ट्रेड कर रही है, BSE पे ट्रेड कर रही है, तो वो कह रहे हैं एप्पल कहाँ ट्रेड कर रही है, तो क्या एप्पल NSE BSE में ट्रेड करता है? नहीं करता। वो कहाँ ट्रेड करता है? नैस्डैक में करता है। नैस्डैक क्या है? अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो नैस्डैक अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, तो वहाँ पे वो लिस्टेड है। अभी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ाएंगे। सऊदी अरामको ये 4 तारीख को, इसका जो है 4 मार्च का था, ऐसा डेटा है ये, तो उस हिसाब से ये सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। इसका रेवेन्यू जो है 346 बिलियन है, और इसका इनकम 88 बिलियन का है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 2.4 ट्रिलियन की है आसपास। ये सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है। थर्ड पोजीशन माइक्रोसॉफ्ट, इसका रेवेन्यू देखिए 185 बिलियन डॉलर, और नेट इनकम, अब देखिए इसकी इनकम ज़्यादा है सऊदी अरामको से और एप्पल से। अगर इसका रेवेन्यू उतना हो जाए तो ये बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। ऐसा क्यों? इसका नेट इनकम कंपेरिजन में रेवेन्यू के रेवेन्यू जस्ट 185 बिलियन डॉलर है, उनका 300, 350, 400 बिलियन था, तब कहीं जाके 80, 90, 100 बिलियन बना पा रहे थे, इसने इतने ही में बना लिया। अगर इसका अगर 300, 400 हो जाएगा तो ये तो 150 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू बना देगी। ऐसा क्यों? कॉमन सेंस सब लोग सुबह ब्रेकफास्ट के समय घर पे छोड़ देते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल आंसर दिया कि सऊदी अरामको तेल बेचता है, तेल को कैसे बेचेगा? इंटरनेट से बेच देगा, टैंकर में भरेगा, कहीं पे स्टोर करेगा, फिर समुद्र के जहाज़ में ला देगा, फिर कहीं पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, उस पर ड्यूटीज़ लगेंगी, फिर उस कंट्री का GST लगेगा, या यहाँ पे हम लोग ने वैट लगा रखा है। एप्पल ऐड देता है सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी देने लगा है थोड़ा बहुत अब तो।
अपने स्टोर्स ओपन करता है, अमेज़ॉन के यहाँ लिस्ट करता है, अमेज़ॉन भी प्रॉफिट लेता होगा उससे, अपना कमीशन लेता होगा। जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं उसके, या उसका जो जहाँ पे उसका स्टोर खुला हुआ है उसका खर्चा लगता होगा एम्प्लॉय रखने का। कहीं किसी ने माइक्रोसॉफ्ट का कोई स्टोर देखा है? माइक्रोसॉफ्ट का कोई टैंकर सॉफ्टवेयर लाद के ले जा रहा हो, कोई ट्रक, उनको क्या करना है? डाउनलोड कर लो भैया इंटरनेट से, इंटरनेट भी तुम्हारा, खर्चा भी तुम्हारा, हमें बस ऑनलाइन पे कर देना, दैट्स ऑल। कोई खर्चा ही नहीं है, सॉफ्टवेयर एक बार में बन गया, अब थोड़ा थोड़ा उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ का खर्चा है? ना कोई स्टोर, ना कोई सेल्समैन, ना कोई उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और दुनिया के 99% कंप्यूटर में झक मार के उनको विंडो ही चलानी है। क्यों विंडो चलानी पड़ती है? क्योंकि इसके पीछे बिल गेट्स का बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है। उन्होंने क्या किया, आप सारे लोग जितने बैठे सब पायरेटेड चलाते होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने जेन्युइन वर्जन खरीद रखा होगा, ठीक है। बिल गेट्स को क्या नहीं पता ये, या सत्या नडेला, इस समय बिल गेट्स तो छोड़ दो, बिल गेट्स तो बाहर ही हो गए एक तरह से कंपनी के, सत्या नडेला को नहीं पता है क्या, या माइक्रोसॉफ्ट की टीम को नहीं पता है कि ये लोग पायरेसी कर रहे हैं? और आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट भी लगा हुआ है, वो चाहें तो आपके 1 मिनट में ब्लॉक कर देंगे आपकी विंडो को, आप चला ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं ब्लॉक करते हैं? जबकि उनका नुकसान हो रहा है, आप चोरी से चला रहे हो उनकी विंडो। MS ऑफिस 5-7 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर है। मैंने लैपटॉप खरीदा, वो कह रहा 7 हज़ार रुपये और दो, तो हमने कहा यार अब 7 हज़ार रुपये कहाँ देंगे हम, तो फिर हमने मिला नहीं मुझे, तो फिर मैंने क्या किया कि WPS ऑफिस डाउनलोड किया। WPS ऑफिस सब्स्टिट्यूट था उसका, तो 7 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर है, वो भी लोग चोरी से चलाते हैं। पता नहीं है माइक्रोसॉफ्ट को क्यों चोरी चलने देती है, वो चाहे तो ब्लॉक कर दे। रिलायंस जियो ने जब लॉन्च किया था 4G तो 1 साल फ्री में दिया था आपको, और अभी इस कमरे में बैठा शायद 2 ही 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास रिलायंस जियो नहीं होगा। सभी के घर पे या उनके मोबाइल में रिलायंस जियो जरूर होगा। कोई ऐसा यहाँ पे है जिसके पास रिलायंस जियो नहीं है घर पे सिम? आप क्या नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो वो भी बहुत कम ही होता है ऐसा, ठीक है। अगर ऑनलाइन चल रहा होता क्लास तो मजबूरी में जियो लेना ही पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसका नेटवर्क भी अच्छा होता है, रेट भी अच्छा होता है। तो आपकी हैबिट डलाई, पहले किसी के पास नहीं था, अब सबके पास हो गया, 2-2 सिम है। वही ये करते हैं, क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की क्या स्ट्रेटजी है कि पहले आपको देंगे, चलाओ, चोरी करो, कुछ करो, उनको पता है कर रहे हो, वो चाहें तो ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं करते। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, बचपन से आपको वही सिखाया जा रहा है, स्कूल में भी वही पढ़ रहे हैं, टीचर्स भी वही सिखा रहे हैं, हम लोग सारा काम भी उसी में कर रहे हैं, रिपोर्ट्स भी उसी पे बना रहे हैं। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, जब कोई आप कंपनी खोलोगे, तब आपको लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा, ऑडिट होएगा, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो आपको मजबूरी में, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ को खाली विंडोज़ ही चलाना आता है, तो आपको मजबूरी में विंडो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको मैकिन्टोश आता नहीं है, लाइनेक्स यूनिक्स आता नहीं है, ठीक है, वही आता है। तो अगर कोई फ्यूचर में लाइसेंस वर्जन परचेज़ करेगा तो सिर्फ वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही परचेज़ करेगा। इसकी वजह से वो चोरी वाला चलने देते हैं। उनको पता है कि ये अभी सीख ले, यूज़ टू हो ले, हैबिट में आ जाए, फिर आगे चल के तो उनको ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी खोलेंगे, जब कॉर्पोरेट में जाएंगे तो लाइसेंस वर्जन चलाएंगे। तो अब जैसे मुझे अब लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करना होता है, तो अब मेरे मजबूरी में जेन्युइन विंडोज़ ही होगा मेरे पास, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप लोग कर सकते हैं बट नहीं, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसीलिए इनका प्रॉफिट इनकम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर है, ट्रांसफ़र कर दिया इंटरनेट पे, दैट्स ऑल। अल्फ़ाबेट क्या है भाई? ABCD, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट, ये 4th लार्जेस्ट कंपनी है। इसमें भी नेट इनकम थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा है एप्पल और सऊदी अरामको में, क्योंकि ये भी सॉफ्टवेयर में डील करती है, लेकिन इनके खर्चे भी ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही सेफ है, इसीलिए अभी कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे आ गई थी, फिर सऊदी अरामको ने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है खेल। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.7 ट्रिलियन है, नैस्डैक में लिस्टेड है। और ये कैसे, ये गूगल कैसे रेवेन्यू अर्न करता है, ये क्या बेचता है?
कोई बताएगा मुझे? ऐसे नहीं, कौन आंसर देना चाहेगा वो हाथ ऊपर करके आंसर दे। अल्फ़ाबेट का रेवेन्यू का सोर्स क्या है? एप्पल फ़ोन बेचता है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बेचता है, सऊदी अरब को तेल बेचता है। ये क्या बेचते हैं? इंफॉर्मेशन बेचते हैं। कैसे? देखिए, गूगल का जो मेन रेवेन्यू है वो उसके ऐड से आता है। पता है, गूगल ने जीमेल में आपको 15 GB का स्पेस फ्री दिया हुआ है। अगर आप 10 GB की पेन ड्राइव भी लेने जाएंगे तो 200-400-500 रुपये की पड़ेगी आपको। 15 GB का फ्री में आपको क्लाउड स्पेस दे रखा है। और इतना पूरी दुनिया में कितने लोग ने कितनी जीमेल आईडी, आप लोग ने 10 जीमेल आईडी बना रखी है किसी ने तो, ठीक है। एक से कुछ खुरापात हो रही है, एक से कुछ हो रहा है, एक से कुछ हो रहा है। तो एक इंसान 100 GB डेटा यूज़ कर रहा है, गूगल का स्पेस यूज़ कर रहा है। तो पूरी दुनिया में कितने लोग ये कर रहे हैं? उसने क्या कर रखा है, कानपुर से बड़े सर्वर लगा रखे हैं, पूरे शहर में हार्ड डिस्क फैली हुई है उसकी, और उसकी 2-2, 3-3 कॉपियाँ बनानी पड़ती हैं उसको। जब वो ख़राब हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी जगह नया रिप्लेस करना पड़ता है हार्डवेयर। कितना हाई स्पीड डेटा लगा रखा है, उसके लिए कितने सुपर कंप्यूटर्स लगा रखे हैं जो डेटा मेंटेन मैनेज करते हैं कि आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया उधर तुरंत रिजल्ट आ गया। पूरी दुनिया से उसने सर्च किया, अरबों खरबों साइट्स चल रही हैं और सारा डेटा उठा के फिल्टर करके आपको तुरंत दे दिया फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में। बहुत पैसा खर्च कर रखा है उसने, इसलिए उसका थोड़ा सा नेट इनकम कम है। माइक्रोसॉफ्ट का तो बहुत एडवांटेज है, उसको तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एड के थ्रू रेवेन्यू कमाते हैं। बाकी जैसे हमें अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है तो हम गूगल में, हमें अपने यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करना है तो हम एडसेंस में वीडियो उनको रेवेन्यू देंगे, पैसे देंगे, ऐड चलाएंगे। अमेज़ॉन, इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, देख रहे हैं। इसका रेवेन्यू एप्पल और सऊदी अरामको से भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी टर्नओवर के मामले में तो ये सबसे नंबर 1 है, लेकिन इसका नेट इनकम कम है। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट पे काम करती है, इसका एक्सपेंस बहुत है, सामान तो बहुत बेचती है लेकिन प्रॉफिट उसमें बहुत थोड़ा सा होता है। 20, 25, 30 रुपये, 100 रुपये की प्रोडक्ट बेचते हैं। कभी कभी डिलीवरी फ्री होती है तो उसमें पैसा बहुत लगता है, डिलीवरी बनाना, वेयर हाउस बनाना, लाखों लोगों को मेंटेन करना। लोग खाम में कुछ लोग क्या करते हैं, हफ्ते भर की वो रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, पहले मंगाया, इस्तेमाल किया, फिर वापस कर दिया। ज़बरदस्ती करते हैं ऐसा, उनको पता है कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो अपना रिप्लेसमेंट पॉलिसी बंद नहीं करते। अभी बंद कर दिया शायद, ठीक है। कुछ जगहों पे, कुछ लोकेशंस पे, कुछ प्रोडक्ट्स में बच कर है, हाँ, रिटर्न पॉलिसी बंद कर दिया होगा, क्योंकि बहुत घाटा होता है कि शुरुआत में देते हैं कि ठीक है, लोगों का पहले ट्रस्ट आ जाए, ठीक है। तो अमेज़ॉन का जो है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, और इसके पहले इसकी जगह पे होता था वॉलमार्ट। अभी क्या हो रहा है, 2-3 साल से कोविड वगैरह की वजह से लोग ऑफलाइन जा नहीं रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रहा है, हैबिट में आ गया। जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी नेट नहीं चलाया था, एटीएम विड्रॉल नहीं किया था, डिमोनेटाइजेशन में उन्होंने जाके एटीएम चलाना सीख लिया। मैं ज़िंदगी में शायद कभी ई वॉलेट इस्तेमाल ना करता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने पेटीएम को इंस्टॉल किया और अब मैं महीने का कम से कम 400-500 ट्रांजैक्शन करता हूँ सिर्फ ई वॉलेट के थ्रू, यूपीआई के थ्रू। कैश का तो बहुत कम ट्रांजैक्शन करते हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है जेब में 1 रुपया नहीं होता है, ऐसे ही काम चलता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट, किसी का कोई क्वेरी, आज इसको थोड़ा समराइज़ करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मार्केट इसको कहते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ कंपनीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, सर्च करने के लिए, मार्केट देखने के लिए कौन सा स्पेस है, NSEindia.com। आप BSEindia.com पे भी जा सकते हैं, आप मनी कंट्रोल पे भी जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप स्क्रीनर्स पे भी जा सकते हैं, जैसे टिकर टेप वगैरह, ठीक है। तो टिकर्स पे भी जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट सारी चीज़ें देख लीजिए, जितना आपने लिखा पढ़ा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। 2 मिनट वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक तो आपने NSEindia.com देख लिया, ध्यान दीजिए प्लीज़ अब सारे लोग। NSEindia.com देख लिया, जहाँ से आप डेटा सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट BSEindia.com। ये BSE इंडिया की वेबसाइट है, इस पर भी आपको देखिए NSE इंडिया पे जाएंगे तो निफ्टी को पाएंगे,
BSE इंडिया पे जाएंगे, सेंसेक्स को पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंसेक्स है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं संवेदी सूचकांक, सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसका क्या मतलब हुआ? संवेदी सूचकांक, इसको ऐसा नाम क्यों दिया है अजीब व गरीब? इसका क्या मतलब हुआ? नाम ही से पता चल रहा है, जैसे किसी का नाम है दुखी राम, वो बहुत दुखी रहता है तो सेंसिटिविटी इंडेक्स, संवेदनाओं का सूचकांक, यानी संवेदनाओं को दिखाने वाला इंडेक्स संवेदनाओं पे चलता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को जुकाम आ गया, यहाँ पे मार्केट क्रैश कर गई। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लड़कियाँ नहीं, जरा सा कुछ हो गया तुरंत रोने लगी सेंसेक्स ऐसे सेंसेक्स का भी वैसे ही है, जरा सा कुछ हुआ तुरंत रेड हो गया, वो घबरा गया, गिर गया, क्रैश आ गया मार्केट में। तो संवेदनाओं पे बहुत चलता है। ठीक है, मम्मी ये घर में बहुत जल्दी घबरा जाती है, अरे क्या हो गया क्या हो गया। ठीक है, तो ये संवेदनाओं पे चलता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जरा सी चीज़ पे एकदम ऊपर नीचे होने लगता है। खुश होगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, और दुखी होगा तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। ठीक है, ये करता है ये। इसको वॉरेन बफेट कहते हैं मिस्टर मार्केट। तो मिस्टर मार्केट क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा, क्या कर रहे हो यार तुम, कल से तुम ना इस वाली चेयर पे बैठोगे जहाँ ये प्रोजेक्टर रखा है। ठीक है, बिल्कुल सामने मेरे। तो मिस्टर मार्केट, वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं। जरा सी कोई खुशी की बात होगी तो बहुत ज़्यादा उसको रिवॉर्ड दे देंगे, और कोई जरा सा गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे। तो वो समय होता है कि आप उनकी संवेदनाओं का एडवांटेज उठा के, ऐसे लोगों से लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। इस तरह के लोग वीक माने जाते हैं, तो इस तरह के लोगों को लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ठीक है, उसी तरह से मिस्टर मार्केट को भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कैसे? जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप अपना माल बेच दो, और जब बहुत ज़्यादा दुखी हो तो वहाँ पे खरीद लो। लेकिन 99.9% रिटेल इन्वेस्टर उसका उल्टा करता है। जब मार्केट टॉप पे होता है, हाई पे होता है, तब वो खरीदने पहुँचता है, और जब मार्केट क्रैश करता है, जैसे कोविड के समय मार्केट क्रैश कर गया था, सबने माल बेच दिया अपना। तो जब मार्केट में करेक्शन आया तो लोगों ने क्या किया? स्टॉक बेच डाले। उसको हम लोग बेयर मार्केट भी बोलते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उसको बेयर बोलते हैं, जब ऊपर की तरफ जाता है तो बुल मार्केट, बुलिश ट्रेंड। तो बुल और बेयर क्यों बोलते हैं? हाँ, बेयर क्या करता है? अपने अपोनेंट को उठा के ज़मीन पर पटक देता है। तो बेयर मार्केट में मार्केट नीचे पटक जाती है, और बुल क्या करता है? सींग से ऊपर उछाल देता है। किसी को मारेगा तो उसको हवा में उछाल देगा। ठीक है, तो बुल अपने अपोनेंट को हवा में उछाल देता है, तो मार्केट भी ऊपर उछल जाती है। तो बुल मार्केट में, बुलिश ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाती है, बेयरिश ट्रेंड में नीचे। इसीलिए बुल वर्सेस बेयर दिखाते हैं। एक तरफ बुल है, एक तरफ बेयर है, लड़ाई हो रही है दोनों की। ठीक है, कल कुछ आया था कि एक बेयर ने एक कपल को मार के खा लिया, ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। ऐसे उल्टी सीधी न्यूज़ आती है, ऐसे ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसी न्यूज़ पे। ठीक है, तो आपको सेंसेक्स के बारे में, और सेंसेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स और रहते हैं, जैसे BSE 500, BSE 100, BSE इंफ्रा, BSE रियलिटी, BSE पावर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सारे इंडेक्स हैं। उसी तरह से NSE में NSE मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, CNX, ये सारे के सारे ठीक है। तो BSE का इस्तेमाल क्यों करना है, NSE का इस्तेमाल करना है, समझ में आ गया। अब ये इसके डिफरेंट इंडेक्स हैं, ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से इंडेक्स हैं। S&P BSE सेंसेक्स 50 भी है। सेंसेक्स वैसे 30 शेयर्स का होता है। हिंदुस्तान की टॉप 30 कंपनियां सेंसेक्स का पार्ट होती हैं। फिर उन्होंने एक 50 का भी बना रखा है, फिर BSE नेक्स्ट 50 भी बना रखा है, फिर S&P BSE 100 भी बना रखा है, मिड कैप बना रखा है, भारत 22 इंडेक्स भी बना रखा है। ये भारत 22 इंडेक्स क्या है, किसी को बारे में इसके पता है? बाकी क्या अमेरिका की हैं, सऊदी अरामको और एप्पल में हम लोग ट्रेड करते हैं डेली यहाँ पे, फिर सभी तो भारत की हैं।
भारत 22 इंडेक्स क्या है? ये इसका पोर्टफोलियो है। देखिए 22 कंपनियां आई है, 20 ये हैं और 2 ये हैं, ठीक है। 20 ये हरी वाली, 2 ये लाल वाली। ये लाल वाली इसलिए कि लाल हो गई है, निगेटिव रिटर्न आ रहा है, लॉस हो रहा है इसमें, इसको इधर रेड में दे दिया है। ये ग्रीन चल रही है आज। तो अब ये बताइए कि ये क्या मजाक चल रहा है? ये 22 भारत को, बाकी क्या भारत की नहीं है क्या? कहाँ की है वो? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहाँ? भारत 22 इंडेक्स क्यों बनाया ये? जिसमें इंजीनियर्स इंडिया है, बैंक बड़ौदा है, IL&T है, ITC है, NTPC है, ये सारी की सारी कंपनियां PSU कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होल्डिंग है। तो अब मुझे ये कोई बताएगा क्या ITC और L&T गवर्नमेंट की कंपनी है? लार्सन एंड ट्यूब्रो, इंडियन टोबैको कंपनी, ये क्या सरकारी कंपनी है? फिर ये इसमें क्या कर रही है भारत 22 में? इसमें एक एक्सिस बैंक भी है, ये क्या सरकारी बैंक है? प्राइवेट बैंक है। भारत 22 में ये क्या कर रहा है? तो ये कैसे? फिर ये सरकारी कंपनियां तो है नहीं, फिर क्या कर रही हैं ये कंपनी इसमें? हाँ, इसमें से जो 19 कंपनीज है उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, लेकिन एक्सिस बैंक, L&T और ITC, इसमें गवर्नमेंट ने एक सुत्ती बनाया है। सुत्ती एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, SUTI, जो क्या करता है, गवर्नमेंट के पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुत्ती के थ्रू इसमें मेजॉरिटी होल्डिंग है। ITC देखो, L&T ऊपर भाग गया, ग्रीन वॉल, अब देखो कहाँ पे था, कहाँ गायब हो गया, यहाँ से इधर आ गया, उधर भाग गया। क्यों? स्टॉक प्राइस बढ़ गया उसका, ग्रीन जोन में चला गया। अभी ITC रेट पे पड़ा है, ठीक है। हो सकता है अभी ऊपर का कोई नीचे आ जाए, तो रेड आ जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो कंपनी उस दिन प्रॉफिटेबल होती है वो ग्रीन वाले जोन में चली जाती हैं, जो लॉस मेकिंग होती है वो रेड वाले जोन में आ जाती हैं। तो सुत्ती क्या करता है, एक्सिस बैंक में, L&T में और ITC में गवर्नमेंट की होल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ITC जो एक टोबैको कंपनी है, जो वेल्स और दुनिया की सब सिगरेट बनाती है और इतना ज़्यादा कैंसर फैलाती है, उसमें भी गवर्नमेंट ने आज तक अपने शेयर बेचे नहीं हैं। और गवर्नमेंट ही टोबैको फ्री और वो सब उसमें ये लगाना है, इसका ऐड नहीं दिखाना है, ये करना है, सब यही नाटक गवर्नमेंट ही करती है। और अपने शेयर खरीद रखे हैं ITC में। डुअल स्टैंडर्ड है कि नहीं है ये? ठीक है, तो क्यों ऐसा करा है? उससे बहुत पैसा मिलता है। ITC बहुत डिविडेंड देती है, बहुत डिविडेंड देती है। गवर्नमेंट की होल्डिंग होगी जब उनका 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का शेयर होगा। और ITC ने पिछले 30-40 सालों में इतनी वेल्थ क्रिएट करी है, इतनी वेल्थ क्रिएट करी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 करोड़ हो गया है। 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का हो गया होगा ITC। दुनिया के, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी, आज से अभी 5-7 साल पीछे अगर चले जाएं, 2010 पे आ जाएं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके अगर हम ये देखें कि दुनिया के हर एक देश में सबसे ज़्यादा रिटर्न किस कंपनी ने बनाया, तो पता चलेगा वो उस देश की सिगरेट कंपनी होगी, टोबैको कंपनी होगी। फिलिप मॉरिस अमेरिका की, मार्लबोरो जो बनाती है। क्योंकि ये क्या है, ये लोग, ये लत है, एडिक्शन है। इसमें प्राइस का पावर होता है। पहले 1 रुपये की सिगरेट मिलती थी, उसको 10 रुपये की कर दो, 15 रुपये की कर दो। जो नशेड़ी है वो पिएगा ज़रूर, चोरी करके पिएगा, चेन स्नेचिंग करके पिएगा, कुछ करेगा, अपना खून बेच देगा जाके, लेकिन उसको नशा करना है तो करेगा वो। इसलिए ये कंपनियां बहुत प्रॉफिट कमाती हैं। इसीलिए इस तरह की लत से बहुत दूर रहना चाहिए। आपका शरीर भी ख़राब करती है और आपकी वेल्थ भी ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, लोग शो ऑफ के चक्कर में जुड़ते हैं, इससे सोचते हैं अरे थोड़ा स्टाइल मारेंगे, स्टाइल मारने में वो आपको मार देती है। ठीक है, तो ना आपकी ज़िंदगी बचेगी, ना आपके पास पैसे बचेंगे, दोनों ही ख़त्म कर देगी। और पैसा किसके पास आता है? इन्वेस्टर्स के पास आता है। हम लोग IT के शेयर होल्ड करके रखते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं। अभी तो बढ़ गया है, मैंने तो 200 रुपये पर ख़रीदे थे, 72 रुपीज़ ऊपर आ गया है। इस लेवल पे एडवाइस नहीं है, 200 के आसपास मैंने एडवाइस दी थी। मैंने इसका वीडियो बनाया था, पब्लिश किया था कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ITC। उसका वीडियो पड़ा होगा, आज से 1 साल पहले मैंने बनाया था।
वो सही समय था ITC खरीदने का। वोडाफोन आइडिया को भी मैंने, वो पेनी स्टॉक है, उसके ऊपर अभी हम आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे पेनी स्टॉक के ऊपर। वोडाफोन आइडिया 4 रुपये का था, तब मैंने उसको रेकमेंड किया था, उससे वो 15-18 रुपये का हो गया था, ठीक है। ट्राइडेंट 4 रुपये का था, मैंने रेकमेंड किया था, 44 रुपये का हो गया 3-4 महीने के अंदर, 10 टाइम्स के रिटर्न्स। 4 रुपये का शेयर कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, 1000 रुपये में बहुत सारे शेयर आ जाएंगे। तो पेनी शेयर के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक PTC इंडिया को भी मैंने रेकमेंड किया था, तब वो 8 या 10 रुपये का था, वहाँ से 88 रुपये का हो गया था। आगे बात करेंगे, जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने तो खरीदे हैं, ठीक है, मैंने जब भी करेक्शन आया है तो मैंने IPO, आपको समझ में आ गया ये पूरा भारत 22 इंडेक्स क्या है। 19 कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट की कंपनी है, 3 कंपनियाँ जिसमें सुत्ती के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना होल्डिंग ले रखी है। इसके बाद आपका आता है मिड कैप भारत, स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, BSE टॉप 200 को मान लीजिए मिड एंड लार्ज कैप स्टॉक्स। इसमें 100 कंपनियाँ लार्ज कैप की और 100 कंपनी मिड कैप की हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपोजर है, अगर किसी को थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना है तो वो BSE टॉप 200 में इन्वेस्ट कर सकता है। और किसी को चाहिए मल्टी कैप तो BSE 500 में लगाए। मल्टी कैप मतलब लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों है, उसमें देख सकता है। BSE 150 मिड कैप इंडेक्स, इसमें सिर्फ 150, 101 से लेके 150 तक की सारी मिड कैप कंपनियां हैं, ठीक है। 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, 250 से 251 से लेके 500 तक की कंपनियां। और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स इसी प्लेस में प्ले करते हैं, वो 501 पे नहीं जाते हैं, 500 तक ही रहते हैं, 251 से 500 तक, ठीक है। तो ये 250 कंपनियाँ स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग बेसिस पे उन्होंने इंडेक्स बना रखे हैं। अभी और देखो आगे और भी हैं बहुत सारे, क्वालिटी इंडेक्स, ESG इंडेक्स, ग्रीन इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, मोमेंटम इंडेक्स, डिविडेंड इंडेक्स, IPO इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स बना रखे हैं, ठीक है। वो सब अलग अलग काम के लिए हैं। रियल्टी इंडेक्स, इंफ्रा इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स, जिसमें अब देखो S&P BSE PSU इंडेक्स, PSU कंपनियाँ हैं इसमें, ठीक है। टेलीकॉम, ऑटो, बैंकिंग, बैंक वाले को देख लेते हैं एक मिनट। देखो इसमें बैंकिंग कंपनियां हैं सारी, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI, बैंक बड़ौदा, बंधन बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ठीक है। और इसमें PNB नहीं है, सेंट्रल बैंक नहीं है, देना बैंक, विजया बैंक, ये सब नहीं है। क्यों? मर्ज हो गया, ठीक है। ये सब बैंक नहीं है इसमें, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब घाटे की कंपनियां हैं। उसको इंडेक्स में रखने का मतलब है इंडेक्स की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इंडेक्स में अच्छी कंपनियां रखी हैं उन्होंने, जो टॉप कंपनियां हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सारी चीज़। किसी को कोई डाउट? तो हम आज की क्लास फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टिल किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगले 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए।